नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं खूनी किस्सा। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। सोचिए, अगर एक 8 साल का बच्चा खेल खेल में नहीं बल्कि जानबूझकर किसी की जान लेने लगे और इस बात पर उसे जरा भी पछतावा ना हो, बल्कि वो हंसता रहे। एक गांव, 3 मासूम बच्चों की मौत और हर बार तरीका एक जैसा। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि कातिल कौन था, डरावनी बात ये थी कि जब सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि कातिल कोई बड़ा अपराधी नहीं बल्कि एक छोटा सा बच्चा था जिसे लोग बाद में मिनी किलर कहने लगे। आखिर क्या था उसके दिमाग में, क्यों उसे दर्द में देखकर खुशी मिलती थी और आज वो कहां है, जिंदा भी है या नहीं? ये कहानी आपको अंत तक सुननी पड़ेगी, क्योंकि हर सेकंड के साथ सच और भी खौफनाक होता जाएगा। बिहार के बेगूसराय जिले के पास एक इलाका आता है जहां एक छोटा सा गांव है मुसहरी। वहीं एक बेहद गरीब परिवार रहता था। घर की हालत ऐसी थी कि पिता रोज दिहाड़ी मजदूर करके किसी तरह परिवार का पेट पालते थे। परिवार में 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बहुत छोटी सी बेटी जिसकी उम्र अभी कुछ ही महीने थी। बेटे का जन्म 1998 में हुआ था और उसका नाम अमरजीत सादा रखा गया था। समय के साथ अमरजीत थोड़ा बड़ा होने लगा। जब उसकी उम्र करीब 7 से 8 साल के आसपास पहुंची, तब एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। घर के बिल्कुल पास ही उसका एक रिश्तेदार रहता था जिसका एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र करीब 8 महीने थी। एक दिन अचानक उस मासूम बच्चे की लाश घर के पास ही मिलती है। बच्चे के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था और साफ था कि उसकी हत्या की गई है। घर वालों के लिए यह सब देखना किसी सदमे से कम नहीं था। रोना पीटना मच गया, आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लेकिन इसी बीच एक बात धीरे धीरे सामने आने लगी। परिवार के कुछ लोगों ने बताया कि थोड़ी देर पहले अमरजीत उसी बच्चे के साथ खेल रहा था। जब इस बात पर ध्यान दिया गया तो उसके हाथों पर कुछ ऐसे निशान भी दिखे जो सबको और गहरा कर रहे थे। अब परिवार के लोगों को कहीं न कहीं यह लगने लगा कि इस मासूम की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि किसी ने उसे जानबूझकर मारा है, और शक की सुई बार बार उसी छोटे लड़के अमरजीत की तरफ जा रही थी। बच्चे के सिर पर पत्थर से वार किया गया था और सिर पूरी तरह कुचल दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा। घर वाले ने खुद इस बात को दबा दिया और धीरे धीरे सब कुछ ऐसे ठंडा पड़ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमरजीत, जो उस वक्त करीब 8 साल का था, उसी घर में पहले की तरह सामान्य तरीके से रहने लगा। हालांकि घर के लोग, खासकर उसके माता पिता और उसके चाचा, ये बात समझ चुके थे कि उस छोटे बच्चे की मौत यूं ही नहीं हुई थी। उन्हें कहीं न कहीं यह यकीन था कि इसके पीछे अमरजीत का ही हाथ है। लेकिन फिर भी किसी ने कानून का दरवाजा नहीं खटखटाया। करीब 6 महीने बीत गए। सब कुछ ऊपर से सामान्य दिख रहा था, लेकिन फिर एक और दिल दहला देने वाली घटना हुई। इस बार अमरजीत ने अपने ही घर में उसकी छोटी बहन, जिसकी उम्र करीब 6 महीने ही थी, मृत हालत में मिली। उसके सिर पर भी गहरे घाव थे, जैसे किसी भारी चीज से वार किया गया हो। वही तरीका, वही निशान। अब घर वालों के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि ये किसने किया है। इस बार शक नहीं बल्कि यकीन था कि ये काम उसी के अपने बेटे ने किया है। एक 7-8 साल का बच्चा जो अपनी ही सगी बहन की जान ले चुका हो, लेकिन इसके बावजूद भी मामला घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं गया। शायद डर था, शायद सदमा था, या फिर ये सोच कि अगर शिकायत हुई तो बेटा हाथ से निकल जाएगा। जो भी वजह रही हो, इस दूसरे कत्ल को भी छुपा लिया गया। इस तरह कुछ ही महीनों के अंदर एक छोटा सा बच्चा 2 हत्याएं कर चुका था और किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी। ये दोनों मामले परिवार के अंदर ही दबे रह गए, क्योंकि एक पीड़ित उसकी चचेरी बहन थी और दूसरी उसकी सगी बहन। समय थोड़ा और बीता। करीब 3 महीने बाद उसी गांव में एक और घटना सामने आई। इस बार गांव में थोड़ी ही दूरी पर रहने वाली 1 साल की बच्ची, जिसका नाम खुशबू था, अपनी माँ के साथ एक प्राइमरी स्कूल के पास खुले में लेटी हुई थी। बच्ची सो रही थी और माँ उसके पास ही बैठी थी। कुछ देर बाद माँ को घर से कोई जरूरी काम याद आया और उसने सोचा कि बस कुछ ही मिनट में वो वापस आ जाएगी। वो अपनी बच्ची को वहीं सुलाकर चली गई। जाते वक्त उसकी नजर पास में खड़े अमरजीत पर पड़ी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि गांव के सब एक दूसरे को जानते थे। लेकिन जब वो कुछ मिनट बाद वापस लौटी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां उसने अपनी बच्ची को सुलाया था वो वहां थी ही नहीं। उसने घबराकर इधर उधर ढूंढना शुरू किया, पूरे स्कूल परिसर की तलाश की, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चला। आखिर में उसने अमरजीत से पूछा,
जो वहीं आसपास था, लेकिन जवाब देने के बजाय वो सिर्फ हंस रहा था, बार बार हंस रहा था, जैसे उसे सब पता हो लेकिन वो कुछ बताने नहीं चाहता हो। इसके बाद खुशबू की माँ पागलों की तरह इधर उधर उसे ढूंढने लगी, स्कूल के आसपास, रास्तों में, झाड़ियों में, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चला। घबरा कर वो घर पहुंची और उसने अपने पति व रिश्तेदार को सारी बात बताई। देखते ही देखते पूरा परिवार और आसपास के लोग उसे ढूंढने में लग गए, लेकिन खुशबू जैसे हवा में गायब हो चुकी थी। उस वक्त माँ के दिमाग में बार बार एक ही चेहरा आ रहा था। जब वो बच्ची को छोड़कर गई थी तब वहां सिर्फ एक ही बच्चा मौजूद था, अमरजीत। उसके अलावा वहां कोई और था ही नहीं। यही बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। जब हर तरफ तलाश करने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला तो आखिरकार परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। यह पहली बार था जब इस इलाके की ऐसी किसी घटना में पुलिस आधिकारिक तौर पर शामिल हुई थी। इसके पहले भी 2 बच्चियों की मौत हो चुकी थी, लेकिन वो मामले घर के अंदर ही दबा दिए गए थे। हालांकि मोहल्ले में रहने वाले लोग जानते थे कि उन दोनों बच्चों के सिर पर चोट के निशान थे और उनकी मौत सामान्य नहीं थी। अब तीसरी बार एक बच्ची गायब हो चुकी थी तो पुलिस भी सतर्क हो गई। उन्हें अंदेशा था कि अगर इस बार भी कुछ गंभीर हुआ तो मामला बहुत बड़ा बन सकता है, इसलिए उन्होंने तुरंत खोजबीन शुरू कर दी। खुशबू की माँ बार बार पुलिस से यही कह रही थी कि जब वो वहां से गई थी तब वहां सिर्फ अमरजीत था और उसे शक है कि उसे कुछ जरूर पता होगा। शुरुआत में पुलिस ने उसकी बात ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसके लिए एक 8 साल का बच्चा कोई बड़ा सुराग नहीं लग रहा था, लेकिन जब बार बार वही बात सामने आने लगी और बच्ची का कोई पता नहीं चल रहा था तो उन्होंने सोचा कि चलो उससे पूछताछ करके देख लेते हैं। इसके बाद पुलिस पहली बार अमरजीत के पास पहुंची। वो उसके सामने बैठकर उससे बातें करने लगे, लेकिन उन्होंने देखा वो थोड़ा अजीब था। अमरजीत लगातार हंस रहा था, बिना किसी वजह के, बस मुस्कुराए जा रहा था, जैसे उसे समझ में ही नहीं आ रहा हो कि मामला कितना गंभीर है। पुलिस वाले उससे पूछते रहे कि क्या उसने खुशबू को कहीं जाते देखा है, लेकिन हर सवाल के जवाब में वो सिर्फ हंसता रहा। उसके चेहरे पर ना तो डर था ना घबराहट, बस एक अजीब सी मुस्कान थी। फिर अचानक उसने पुलिस वालों से कहा कि अगर उसे बिस्कुट दिया जाए तभी वो बताएगा। ये बात सुनकर पुलिस वाले भी थोड़ी देर के लिए चौंक गए। एक तरफ वो एक गंभीर मामले की जांच कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके सामने बैठा बच्चा ऐसे बात कर रहा है जैसे ये कोई खेल हो। उन्हें अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि मामला कितना गहरा है। फिर भी उन्होंने सोचा कि अगर बच्चे की जिद पूरी करते हैं तो शायद कुछ जानकारी मिल सकती है, तो इसमें हर्ज क्या है। इसलिए उन्होंने उसकी बात मानने का फैसला किया। पुलिस वालों को लगा कि शायद ये बच्चा कुछ बता दे, कोई छोटा सा ही लेकिन सही सुराग मिल जाए। उन्होंने गांव के ही एक आदमी को भेजकर बिस्कुट मंगवाए। बिस्कुट आते ही अमरजीत ने आराम से पैकेट खोला जैसे कोई आम बच्चा करता है और बड़े ही आराम से बैठकर खाने लगा। बिस्किट खत्म करने के बाद पुलिस ने फिर पूछा कि बताओ खुशबू कहाँ है। वो फिर हंसने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि मैंने उसे खपड़ैल मारकर सुला दिया। ये सुनकर पुलिस वाले एक पल के लिए समझ नहीं पाए कि वो क्या कह रहा है। उन्होंने फिर से पूछा कहाँ सुलाया है। वो फिर वही बोला, सुला दिया। पुलिस ने उसे थोड़ा और समझने की कोशिश की, पूछा कि क्या वो जगह दिखा सकता है, लेकिन इस बार उसने फिर वही शर्त रख दी, पहले बिस्कुट चाहिए। पुलिस को अब भी पूरी तरह अंदाजा नहीं था कि मामला कितना गंभीर है, लेकिन उन्होंने उसकी बात मान ली और उसे फिर से बिस्किट दिलाए। इस बार बिस्किट खाने के बाद वो उठ खड़ा हुआ और बोला कि चलो मैं दिखाता हूँ। अब वो आगे आगे चल रहा था और पुलिस वाले उसके पीछे। वहीं स्कूल के पास से होते हुए वो थोड़ा आगे एक खेत की तरफ गया जहाँ किनारे पर कुछ झाड़ियां पड़ी थी। वहां जाकर वो रुक गया और बोला यहीं सुलाया है। पुलिस वाले आगे बढ़े। वहां एक छोटा सा गड्ढा था जिसके ऊपर घास और पत्तों से ढकने की कोशिश की गई थी। जैसे ही उन्होंने वो झाड़ियां हटाई, अंदर खुशबू की लाश पड़ी थी। एक 8 साल का बच्चा जिसे शायद ये भी ठीक से नहीं पता कि किसी को छुपाते कैसे हैं, लेकिन फिर भी उसने लाश को गड्ढे में डालकर ऊपर से ढक दिया था, जैसे बच्चे छुपन छुपाई में चीजें छुपाते हैं। ये देखकर पुलिस वाले भी खुद सन्न रह गए। उसके सामने एक ऐसा बच्चा खड़ा था जो पूरी पूछताछ के दौरान हंस रहा था, बिस्किट मांग रहा था और उसी मासूमियत के साथ वो उन्हें मौके तक ले जाकर लाश भी बरामद करवा चुका था। अब ये साफ हो चुका था कि खुशबू की मौत और इस बच्चे के बीच कोई न कोई सीधा संबंध है। इसके बाद पुलिस ने उससे फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे एक अपराधी की तरह भी ट्रीट करना आसान नहीं था। वो न डर रहा था न घबरा रहा था, बस हर सवाल पर मुस्कुरा रहा था। जब भी उससे कुछ पूछा जाता वो बीच में फिर बिस्किट की मांग करने लगता। पुलिस भी अब उसी के तरीके से बात कर रही थी ताकि उससे कुछ और जानकारी मिल सके।
उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने किसी और को भी ऐसे सुलाया है। इस बार उसने बिना हिचकिचाए 2 और नाम लिए, अपनी छोटी बहन का और अपने कजन का। उसने बताया कि उन्हें भी इसी तरह मारा था। अब वो सारी बातें जो पहले सिर्फ शक और अफवाहों में थी, सच के रूप में सामने आने लगी। इसके बाद पुलिस ने दोनों परिवार को थाने बुलाया। अमरजीत के माँ बाप पहले से ही वहां मौजूद थे और उनके चाचा को भी बुलाया गया। जब उनसे अलग अलग बात की गई तो धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आने लगी। उन्होंने माना कि कुछ महीने पहले ही उनके परिवार में एक छोटी बच्ची का मौत हुआ था और उन्हें शक था कि उसमें अमरजीत का हाथ है, लेकिन उस वक्त उन्होंने इसे घर का मामला समझकर दबा दिया। फिर अपनी ही बेटी की मौत के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि उन्हें अंदेशा था कि ये हादसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। पुलिस के लिए ये बात और भी गंभीर हो गई, क्योंकि अगर पहले से ही सच सामने आ जाता तो शायद तीसरी बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। अब मामला साफ था कि एक के बाद एक 3 घटनाएं हुई और हर बार सच्चाई छुपाई गई। इसके बाद पुलिस ने अमरजीत से फिर उसी तरीके से बात करनी शुरू की जैसे एक बच्चे के साथ की जाती है। उन्होंने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है, उसे क्या महसूस होता है। वो सीधे सीधे मारना या कत्ल नहीं समझता था, इसलिए पुलिस भी उसी की भाषा में बात कर रही थी, सुलाना। जब उससे पूछा गया कि उसे ऐसा करने में क्या लगता है तो उसका जवाब सुनकर सब सन्न हो गए। उसने कहा कि उसे मजा आता है, जब सामने वाला डरता है, रोता है या उसे चोट लगती है तो उसे अच्छा लगता है। ये सुनकर साफ हो गया कि मामला सिर्फ अपराध का नहीं बल्कि मानसिक स्थिति का भी है। इसके बाद उसकी मेडिकल जांच करवाई गई। कई विशेषज्ञों ने उसे देखा, अलग अलग जगहों पर उसकी जांच हुई। रिपोर्ट में ये सामने आया कि उसके अंदर एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें उसे दूसरों को दर्द में देखकर संतुष्टि मिलती है, यानी किसी को तकलीफ देना ही उसके लिए खुशी का कारण बन रहा था। साथ ही ये भी सामने आया कि जब वो अकेला होता था तो उसे ज्यादातर चुप रहता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। लेकिन जब इन घटनाओं के बारे में बात होती है तो वो इंसान हंसने लगता था, जैसे वो उन्हीं पल को याद करके खुश हो रहा हो। पूछताछ के दौरान भी उसका यही व्यवहार था, कम बोलना, ज्यादा मुस्कुराना। अब सबसे बड़ी चुनौती कानून के सामने थी। उसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। कानून के हिसाब से वो एक नाबालिग था और उसे किसी भी हालत में वयस्क अपराधियों के साथ नहीं रखा जा सकता था। लेकिन उसकी हरकतों को देखते हुए उसे सामान्य बच्चों के साथ रखना भी खतरे से खाली नहीं था। इसलिए पुलिस ने अदालत से गुहार लगाई कि उसे सुधार गृह में अलग से रखा जाए। अदालत ने इस बात को माना और इसके लिए अलग व्यवस्था की गई ताकि बाकी बच्चों की सुरक्षा भी बनी रहे और उस पर नजर भी रखी जा सके। मेडिकल रिपोर्ट में एक और अहम बात सामने आई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। उसके लिए जो वो कर रहा था वो किसी खेल या सामान्य व्यवहार जैसा था। उसे ये एहसास नहीं था कि ये एक गंभीर अपराध है। कानून के मुताबिक ऐसे बच्चे को तय समय तक ही सुधार गृह में रखा जा सकता था, इसके बाद उसे रिहा करना पड़ता। लेकिन यहाँ डर ये भी था कि अगर बिना पूरी तरह समझे और ठीक हुए उसे बाहर छोड़ दिया गया तो वो फिर से वैसी हरकतें कर सकता है, और अगर लोगों को उसके अतीत के बारे में पता चला तो समाज भी उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसी वजह से उसके मामले को काफी हद तक गोपनीय रखा गया ताकि जब वो बाहर आए तो उसे एक सामान्य जीवन जीने का मौका मिल सके और समाज में बेवजह डर और दहशत ना फैले। ऐसे मामलों में क्या किया जाए, यही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि एक तरफ एक गंभीर अपराध है और दूसरी तरफ वो बच्चा जिसकी उम्र ही इतनी कम है कि उसे अपने किए की समझ ही नहीं है। इसलिए एक अनौपचारिक जानकारी ये सामने आई कि उसे सामान्य तरीके से रिहा करने के बजाय लंबे समय तक निगरानी में रखा गया। कहा जाता है कि डॉक्टरों और विशेषज्ञों के देखरेख में एक सुरक्षित और गोपनीय जगह पर उसका इलाज चलता रहा ताकि वो खुद भी ठीक हो सके और समाज के लिए भी कोई खतरा ना बने। बताया जाता है कि जब वो बालिग होने की उम्र तक पहुंचा तब उसे नई पहचान के साथ बाहर दुनिया में भेजा गया। उसकी असली पहचान, उसका नाम, सब कुछ बदल दिया गया ताकि जहां भी वो जाए लोग उसके अतीत को जानकर डर या दहशत में ना रहें, क्योंकि अगर उसकी पहचान खुल जाती तो उसके लिए सामान्य जीवन जीना लगभग नामुमकिन हो जाता। आज के समय में वो कहाँ है, क्या कर रहा है, उसके
उसकी मानसिक हालत अब कैसी है, इन सब बातों की कोई पक्की जानकारी नहीं है। हो सकता है कि कुछ गिने चुने लोगों को इसके बारे में पता हो, लेकिन आमतौर पर ये सब पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की ऐसी घटना जिसे समझ पाना आज भी आसान नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि गलती सिर्फ उन बच्चों की थी या कहीं न कहीं उन हालतों की भी जहां समय रहते सच को छुपा दिया गया। अगर पहली ही घटना के बाद सही कदम उठाया जाता तो शायद आगे जो हुआ वो रोका जा सकता था। आज भी ये सवाल बाकी है कि वो बच्चा कहाँ है, कैसा है और क्या वो पूरी तरह बदल चुका है या नहीं। लेकिन ये कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है कि किसी भी अजीब या खतरनाक व्यवहार को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल खूनी किस्सा को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। मैं हूं आशुतोष और मिलता हूं आपसे अगले एक और खौफनाक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए।